संगीत का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका था और मधु साउंड सिस्टम चेक करवा रही थी। हिमांशु उसके पास आकर बोला, मधु संगीत की पूरी तैयारी हो चुकी है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, सब लोग आते ही होंगे। मधु सोच में पड़ गई, पर फिर उसने हिमांशु से पूछा, सर मेरा काम हो चुका है तो क्या मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, पर अगर कुछ काम हो तो मैं रुक जाती हूँ। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मधु, अगर तुम रेस्ट करना चाहती हो तो जाकर रेस्ट करो। थैंक यू सर, मधु इतना कहकर वहां से चली गई। वो अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बोली, मधु अच्छा होगा अगर तू संगीत में ना जाए। कहीं करण फिर से सवाल करने लगे तो तेरे पास उनके सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे। वो अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी रोहित ने उसे आवाज लगाई, मधु। उसकी आवाज सुनकर मधु के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा तो सूट बूट पहने रोहित उसके सामने खड़ा था। रोहित ने उसके पास आकर पूछा, मधु तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? फंक्शन बस स्टार्ट ही होने वाला है। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित फिर से बोला, मधु तुम भले यहाँ हमारे वेडिंग प्लानर के साथ काम करने के लिए आई हो, पर तुम मेरी दोस्त भी हो और दादी तो तुम्हें हमारे परिवार का सदस्य मानती है। इस नाते तुम्हें रिद्धिमा की शादी के हर फंक्शन में हमारी तरफ से शामिल होना होगा, इसलिए प्लीज कोई बहाना मत करना। जाओ और जाकर जल्दी से रेडी होकर आओ। मधु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रोहित हम दोस्त हैं और ये बात मैं भी मानती हूँ, बस इसलिए मैं संगीत में नहीं आना चाहती। मेरी वजह से वैसे भी तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटते टूटते बचा है और मैं अब ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से कोई तमाशा हो, इसलिए प्लीज मुझे संगीत में आने के लिए फोर्स मत करो प्लीज। देखो मधु, जो भी गलतफहमी हुई थी वो करण सारी मीडिया के सामने क्लियर कर चुका है। उसने सबको पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे और उसके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज बेवजह का डर अपने मन से निकाल दो। रोहित की बातें सुनकर मधु मन ही मन बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रोहित कि मेरे और उनके बीच कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है। एक अनचाहा एहसास हमें बार बार एक दूसरे के पास ले आता है। जितना हम उस एहसास से भागते हैं उतना ही हमारी किस्मत हमें एक दूसरे के करीब ले आती है। तुम आ रही हो ना मधु, दादी के लिए? तभी रोहित ने उसकी ओर देखकर पूछा तो मधु जैसे चौंक गई, पर फिर वो रोहित की ओर देखकर बोली, ठीक है रोहित, मैं दादी माँ की खातिर थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगी। रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो इतना खुश हो गया कि उसने मधु को गले लगा लिया। तभी करण रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आया और आते ही उसकी नजर मधु और रोहित पर पड़ी। मधु को रोहित की बाहों में देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। मधु भी उसकी इस हरकत से हैरान थी। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर रोहित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसने जाते ही मधु फिर से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर अपने कमरे के बाहर खड़े करण पर पड़ी, जो ब्लैक कलर की जोधपुरी शेरवानी पहने उसे ही देख रहा था। मधु ने उसे देखते ही अपनी नजरें झुकाई और अपने कमरे में चली गई, पर करण वही खड़ा रहा क्योंकि उसे रोहित का मधु को गले लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मधु अपने चेहरे पर उदासी लिए अलमारी की ओर बढ़ी। वो अलमारी खोल ही रही थी कि तभी मीरा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मधु ने पलटकर देखा तो मीरा ऑरेंज कलर का फुल लेंथ सूट पहने उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने एक कंधे पर रेड कलर का नेक दुपट्टा और कान में बड़े बड़े इयरिंग पहने हुए थे। मधु उसे देखते ही मुस्कुरा दी, बहुत सुंदर लग रही है। सिर्फ सुंदर बस? मीरा ने मुंह बनाकर पूछा। मधु अपनी आंख से काजल निकालकर मीरा के कान के पीछे लगाते हुए बोली, तू आज इतनी अच्छी लग रही है कि जो तुझे देखेगा वो बस तुझे देखता ही रह जाएगा। वो तो तब होगा ना जब तू मुझसे कम सुंदर लगेगी। तू साथ होगी तो सब तुझे ही देखेंगे, मुझे कोई नहीं देखेगा, मीरा उसे छेड़ते हुए बोली। मधु मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं संगीत में जाती ही नहीं हूँ अब खुश। ये सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए उसकी बगल में बैठी और उसे साइड से पकड़कर बोली, तू नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? मधु ने फिर से मुंह बना लिया, तू ना हमेशा ऐसे ही करती है। मैं आज तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यही रहूंगी अपने कमरे में अकेली। मीरा ने उसे और कसकर पकड़ लिया और पूछा, तो तू सच में नहीं जाएगी? नहीं, मधु गुस्से में बोली। मीरा मुस्कुराते हुए उठी और उसने अपना सूटकेस खोला। उसने अपने सूटकेस से एक पैकेट निकाला और फिर से मधु के पास आकर बैठी। बैठते ही उसने वो पैकेट मधु की ओर बढ़ा दिया। मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा, ये क्या है?
ऐसे रिएक्ट मत कर, मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ। इसने जो भी है वो तेरा ही है, तो तुझे लौटा रही हूँ, मीरा उसकी ओर देखकर बोली। मधु ने उसके हाथ से पैकेट लिया और उसे खोलकर देखने लगी। पैकेट खोलते ही वो मुस्कुरा दी। ओह हाँ, ये साड़ी तो तेरे पास थी। चल अब कोई ड्रामा मत करना, चुप करके इसे पहन और जल्दी से रेडी हो जा, हम लेट हो रहे हैं। संगीत बस शुरू ही होने वाला है, मीरा उठकर ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए बोली और आईने के सामने आकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। मधु के कमरे के बाहर खड़ी ममता ने जब दोनों की बातें सुनी तो मन ही मन बोली, थैंक यू सो मच मीरा, आज तुमने मुझे तुम्हारे और मधु के बीच फूट डालने का रास्ता दिखा दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। वो रूम में आकर मीरा से बोली, मीरा जल्दी करो बेटा, संगीत बस शुरू ही होने वाला है। बस आंटी मधु रेडी हो जाए, उसके बाद हम सीधे संगीत में ही जाने वाले हैं, मीरा मुस्कुराते हुए बोली। तो ममता उसके पास आई। मीरा तुम जरा जाकर देखो कि रिद्धिमा तैयार हुई या नहीं, क्योंकि उससे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज उसे जल्दी से लेकर संगीत में आ जाओ, क्योंकि लड़के वाले संगीत में पहुंच गए हैं। मीरा ने तुरंत मधु की ओर देखा तो वो उसकी बांह छूकर बोली, मीरा मैं रेडी होकर तुझसे सीधे संगीत में मिलती हूँ, तू जाकर रिद्धिमा की हेल्प कर, हमसे ज्यादा रिद्धिमा का टाइम पर पहुंचना जरूरी है। मीरा ने कुछ पल सोचा और फिर मधु से बोली, ठीक है पर तू जल्दी आ जाना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, ओके। हाँ बाबा, अब तू आंटी के साथ जा, मैं आती हूँ। मधु के इतना कहते ही मीरा ने उसे गले लगा लिया। ये देखकर ममता मधु को घूरने लगी और फिर मीरा के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु साड़ी का पैकेट उठाकर वॉशरूम में जाने लगी, पर तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मधु ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा तो सामने करण खड़ा था। मधु हैरानी से उसे देखने लगी। आप यहाँ? अगर कोई काम था सर तो मुझे बुला लिया होता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी के संगीत में ना आओ मधु, करण बोला। मधु हैरानी से उसे देखने लगी, पर उसने इतना कहकर अपना मुंह फेर लिया, पर मधु अभी भी उसे देख रही थी। करण हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम जब भी मेरे सामने होती हो तो मेरी तकलीफ की वजह बन जाती हो और मेरी मुस्कुराहट ना जाने कहाँ गुम हो जाती है। तुम्हारे पास होने का ख्याल भी मुझे डिस्टर्ब करने लगता है, पर आज मैं अपनी शादी के संगीत को एंजॉय करना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बस ये कहने आया था कि मैं आपकी शादी के संगीत में ना आऊं, मधु उसे टोकते हुए बोली। उसके इतना कहते ही करण एकटक उसे देखने लगा तो मधु मुस्कुरा दी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी शादी के संगीत में आऊं तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाए और आपको जरा सी भी तकलीफ हो। उसकी बातें सुनकर करण बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेड पर बैठकर रोने लगी। इधर संगीत में सारे मेहमान आ चुके थे और सब एक दूसरे से बातें करते हुए संगीत का फंक्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बलदेव अपने हाथों में ड्रिंक लिए अकेले खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी चेतन ने वहां आकर पूछा, बहुत खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ, बलदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चेतन ड्रिंक पीते हुए बोले, आज मैं भी बहुत खुश हूँ बलदेव, आज हमारी बरसों पुरानी दोस्ती फाइनली रिश्तेदारी में बदलने जा रही है और हम समधी बनने जा रहे हैं। बलदेव मुस्कुरा दिए। हाँ चेतन, आज हमारा सपना सच होने जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ साथ अब हमारी कंपनियां भी एक हो जाएगी और फिर हमारी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। हाँ, और हमारे बेटे उस कंपनी के मालिक होंगे, चेतन मुस्कुराकर बोले। तभी बलदेव की नजर एक कोने में खड़े करण पर पड़ी, जो परेशान खड़ा कुछ सोच रहा था। बलदेव चेतन से बोले, चेतन मैं अभी आता हूँ। चेतन ने सिर हिलाया तो बलदेव वहां से चले गए। उनके जाते ही चेतन भी अपने दोस्तों और वनराज के पास आकर बातें करने लगे। करण एक कोने में चुपचाप खड़ा मधु के बारे में सोच रहा था। उसे बार बार रोहित का मधु को गले लगाना याद आ रहा था। वो मन ही मन बोला, तूने अच्छा ही किया करण, जो उसे यहाँ आने से मना कर दिया, क्योंकि ना तू अपने गुस्से पर काबू कर पाता है और ना मधु को सामने देखकर खुद पर। अगर वो यहाँ आई तो फिर तू कुछ ऐसा कर देगा जो तुझे नहीं करना चाहिए और बेवजह का तमाशा हो जाएगा, इसलिए उसका यहाँ ना आना ही ठीक रहेगा। तभी उसकी नजर शोभा पर पड़ी, जो हंसते हुए गायत्री के साथ बैठी बातें कर रही थी। उन्हें इतना खुश देखकर वो भी मुस्कुराने लगा। तभी बलदेव ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। करण ने तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा
तो उन्होंने बहुत प्यार से उसके गाल को छूकर पूछा, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो बेटा? आप तो जानते हैं डैड कि मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है। ये सुनकर बलदेव परेशान होकर सोच में पड़ गए। उन्होंने करण की ओर देखकर पूछा, करण तुम इस शादी से खुश तो हो ना बेटा? करण हैरानी से उन्हें देखने लगा तो बलदेव बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को हमेशा यही लगता है कि मेरे लिए इस शान और शौकत और बिजनेस से बढ़कर और कुछ नहीं है, पर ये सच नहीं है करण। तुम मेरे बेटे हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि खुराना कंस्ट्रक्शन को इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनते देखना और तुम्हें उस कंपनी का एमडी बनते देखना मेरा सबसे बड़ा सपना है। पर अपने इस सपने को सच करने के लिए मुझे मेरी पत्नी और बेटे की खुशियों की बलि चढ़ाना पड़े, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो और ये शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं अभी जाकर चेतन से इस शादी के लिए ना कह देता हूँ। और मेरा यकीन करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चेतन इस शादी के टूटने से कैसे रिएक्ट करेगा, मैं सब संभाल लूंगा। अपने डैड की बातें सुनकर करण मुस्कुराते हुए बोला, डैड मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आपके लिए मेरी खुशी बहुत मायने रखती है, पर इस शादी के लिए किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया है। मैंने खुद अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हाँ की है। वजह चाहे जो भी रही हो, पर अब मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकता और हटना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं इस शादी से खुश हूँ। ये सुनकर बलदेव ने उसे अपने गले से लगा लिया। पास खड़ा ऋषभ शराब पीते हुए ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने शराब के ग्लास को देखा और बोला, मेरे होते हुए तुम खुश कैसे हो सकते हो मेरे भाई? और शादी तो तुम्हारी होने से रही, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारी बारात खाली हाथ ही लौटनी है। इतना कहकर उसने शराब का ग्लास खत्म किया और गुस्से में वहां से चला गया। इधर मीरा रिद्धिमा के साथ फंक्शन में पहुंची तो रिद्धिमा अपने दोस्तों को देखकर बोली, मीरा मैं अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ। मीरा ने सिर हिला दिया क्योंकि उसकी नजरें भी रोहित पर थी और वो भी रोहित के पास जाने के लिए बेकरार थी। रिद्धिमा के जाते ही मीरा रोहित की ओर बढ़ने लगी। तभी ऋषभ बिना उसे देखे उसके करीब से निकल गया। मीरा ने भी उसे नहीं देखा। वो जैसे ही रोहित के पास पहुंची तो उसे देखते ही रोहित ने इधर उधर देखकर पूछा, मधु कहाँ है? रोहित ने बिना उस पर ध्यान दिए मधु के बारे में पूछा तो मीरा को ये बात चुभ गई और कुछ पल के लिए उसकी मुस्कुराहट गुम हो गई, पर फिर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, वो बस आ रही है। रोहित ने मुंह बना लिया और मीरा से बोला, मीरा मैं बस अभी आता हूँ, मधु आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना। मीरा ने सिर हिला दिया तो रोहित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही वो खुद से बोली, मेरी तारीफ करना तो दूर, एक बार मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं मिस्टर रोहित व्यास ने। पर कोई बात नहीं, कम से कम मुझसे प्यार से बात तो की। मैं इतने में ही खुश हूँ। रोहित मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो मेरा प्यार उनके लिए कम थोड़ी हो जाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसके पीछे खड़ी ममता ने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तभी मीरा की नजर श्रुति पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची। हिमांशु, श्रुति और स्वीटी तीनों ही बहुत परेशान थे। मीरा उनसे कुछ पूछती उसके पहले ही वहां रोहित आ गया। आते ही उसने श्रुति से पूछा, क्या हुआ श्रुति जी, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? सब लोग आ चुके हैं, फंक्शन शुरू करते हैं। श्रुति परेशान होकर बोली, रोहित जी दरअसल बात ये है कि संगीत शुरू होने से पहले गणेश वंदना करने का रिवाज है, पर जो लड़की गणेश वंदना के लिए डांसर्स के साथ आई थी उसके पैर में चोट लग गई है और अब वो गणेश वंदना नहीं कर पाएगी। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। गणेश वंदना कौन करेगा? हम बस यही सोच रहे हैं। मधु, तभी मीरा बोलो। सबने तुरंत उसकी ओर देखा। मीरा मुस्कुरा दी, हाँ रोहित, मधु बहुत अच्छी गणेश वंदना करती है, उसने क्लासिकल डांस सीखा है। हमारे स्कूल कॉलेज में जितने भी डांस कंपटीशन होते थे वो सारे मधु ही जीता करती थी और गणेश वंदना भी वही किया करती थी। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, इतना कहकर मीरा तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही हिमांशु श्रुति से बोला, जब तक मीरा मधु को लेकर आ रही है हम चलकर संगीत शुरू करने की तैयारी करते हैं। और रोहित तुम भी जल्दी आओ क्योंकि आज के फंक्शन के होस्ट तुम और अन्वेषा जी हो। आप लोग चलो, मैं बस आ रहा हूँ। हिमांशु, स्वीटी और श्रुति एक दूसरे से बात करते हुए वहां से चले गए। इधर मीरा मधु के कमरे में पहुंची तो मधु अपनी किताब हाथ में लिए पढ़ रही थी। मीरा ने जल्दी से आकर मधु की साड़ी का बैग उठाया
और उसमें मधु के तैयार होने के लिए बाकी चीजें डालने लगी। मधु ने अपनी किताब टेबल पर रखी और मीरा से बोली, मीरा मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं संगीत में नहीं आ पाऊंगी। पर मीरा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तू अब तक रेडी नहीं हुई, वरना तुझे दोबारा रेडी होना पड़ता। मीरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं संगीत में नहीं आ सकती, मधु फिर से बोली। पर मीरा ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो उसका हाथ पकड़े मेकअप रूम की ओर बढ़ने लगी। मधु ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मीरा तुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे संगीत में नहीं जाना है। मधु आज अगर तू संगीत में नहीं आई तो संगीत का फंक्शन शुरू नहीं हो पाएगा। ये सुनकर मधु हैरानी से उसे देखने लगी। तो मीरा फिर से बोली, जो डांसर संगीत में गणेश वंदना करने वाली थी उसके पैर में चोट लग गई है और डांसर्स के ग्रुप में वही सबसे अच्छी गणेश वंदना कर सकती थी, बाकी बिना रिहर्सल के नहीं कर पाएंगे। और अब रिहर्सल करने का टाइम नहीं बचा है, इसलिए ये काम इस वक्त सिर्फ तू कर सकती है। प्लीज मधु ना मत कहना, ये रोहित और तेरे उस करण की परिवार की इज्जत का सवाल है। उसकी बातें सुनकर मधु मन ही मन बोली, एक बार फिर महादेव ने किस्मत नाम की लाठी उठाकर मेरे ही सिर पर दे मारी है। करण ने मुझे वहां आने से मना किया है और फिर भी आपने मुझे उनके संगीत में पहुंचाने का ऐसा रास्ता खोज ही निकाला है जिसके लिए मैं चाहकर भी ना नहीं कह पाऊंगी। आज अगर मैं नहीं गई तो गणेश वंदना नहीं हो पाएगी। जब तक किसी भी काम को करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद न लिया जाए वो काम कभी सफल नहीं होता। अब मुझे ना चाहते हुए भी वहां जाना होगा क्योंकि ये उनकी शादी का संगीत है और मैं नहीं चाहती कि उनकी शादी में कोई भी अपशगुन हो। प्लीज बप्पा, आज मैं आपके लिए वहां जा रही हूँ और अब आपको ही मुझे उनके गुस्से से बचाना होगा। क्या हुआ, सब कुछ जानकर भी नहीं जाना चाहती क्या? तभी मीरा ने पूछा। मधु गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मीरा ने हैरानी से पूछा, भगवान की आराधना करने के लिए तूने शर्तें कब से रखनी शुरू कर दी? मधु झट से बोली, मैं घूंघट डालकर गणेश जी की वंदना करूंगी और स्टेज पर मैं डांस कर रही हूँ, ये बात तो किसी को पता नहीं चलने देगी। मीरा आंखें फाड़े उसे घूरने लगी। उसका चेहरा देखकर मधु बोली, मुझे ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं ये सब बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भले आज संगीत में मीडिया न आई हो पर बहुत से लोग वहां होंगे। सबने मुझे करण के साथ टीवी पर देखा है और अगर लोगों ने मुझे स्टेज पर पहचान लिया तो लोग फिर से मुझे और उन्हें लेकर बातें बनाएंगे जो ना मैं चाहती हूँ और ना ही करण चाहेंगे। इसलिए प्लीज ये बात किसी को पता चले, प्लीज। ठीक है मेरी माँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, अब तो चल। या तेरी और भी कोई शर्त है? मीरा चिढ़कर बोली। मधु बिना कुछ कहे मेकअप रूम की ओर बढ़ने लगी। मधु जैसे ही मेकअप रूम में पहुंची तो हिमांशु उसे देखते ही बोला, मधु तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और मीरा, मधु जैसे ही तैयार हो जाए तो तुम मुझे आकर इशारा कर देना क्योंकि मैं स्टेज पर जा रहा हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो हिमांशु भागता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा मधु से बोली, चल मैं तुझे तैयार होने में मदद करती हूँ। उसने सिर हिला दिया। तभी श्रुति मधु को एक ड्रेस देते हुए बोली, मधु जल्दी से इसे पहन लो। वो बिना कुछ कहे ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। मेकअप रूम के बाहर खड़ी ममता ये सब सुनकर स्टेज की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बोली, गणेश वंदना करके मैं तुम्हें करण और रोहित को और इम्प्रेस करने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी मधु। पहले भी करण तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती कर चुका है, पर अब मैं तुम्हें रिद्धिमा के रास्ते का कांटा कभी नहीं बनने दूंगी और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारे पैरों में हजारों कांटे भी चुभोना पड़े तो मैं वो भी जरूर करूंगी। इतना कहकर वो तेज तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी। उसने अपने कमरे में पहुंचते ही ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी चूड़ियां उठाई और जमीन पर फेंककर उन्हें तोड़ने लगी। फिर उसने टूटी हुई सारी चूड़ियां के टुकड़े उठकर एक रुमाल में रखे और उन्हें रुमाल में लपेटकर फिर से संगीत में लौट आई। उसने अपने आसपास देखा और फिर स्टेज की ओर बढ़ी। स्टेज पर पहुंचते ही उसने डीजे वाले से पूछा, आपने अपने सारे सिस्टम अच्छे से चेक कर लिए ना? संगीत शुरू होने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, डीजे वाले ने जवाब दिया। ममता मुस्कुराकर टहलते हुए स्टेज के बीचों बीच आ गई। मौका देखकर उसने चूड़ियों के कुछ टुकड़े वहां पर गिरा दिए और फिर सबकी नजरों से बचते हुए स्टेज से नीचे आकर मेहमानों से बातें करने लगी। पार्टी में सब लोग संगीत के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
तभी स्टेज पर अन्वेषा माइक हाथों में लिए आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं अन्वेषा खुराना, व्यास परिवार और खुराना फैमिली की ओर से इस खूबसूरत सी शाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और आपसे ये वादा करती हूँ कि मेरे भाई की शादी की ये खूबसूरत शाम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज आपको खुरानास की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और हम खुरानास व्यास फैमिली को ये दिखा देंगे कि जहाँ हम होते हैं वहाँ शाम अपने आप रंगीन हो जाती है और जहाँ व्यास फैमिली होती है वहाँ भी रंग अपने आप जम जाता है। मिस अन्वेषा खुराना। तभी रोहित माइक हाथों में थामे स्टेज की ओर बढ़ते हुए बोला। वो आकर अन्वेषा के पास खड़ा हुआ और बोला, वैसे अन्वेषा, अगर खुरानास अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो हमने भी तुम्हें टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लेट्स सी कि आपने कितनी तैयारी की है। अन्वेषा पूरी अकड़ के साथ बोली तो रोहित भी हंसते हुए बोला, किसने कितनी तैयारी की है उसका फैसला अभी कुछ देर में हो जाएगा अन्वेषा जी, पर उसके लिए हमें आज के फंक्शन की शुरुआत करनी होगी और किसी भी शुभ काम की शुरुआत बिना भगवान गणेश को बुलाए नहीं की जाती। तो चलिए सब मिलकर भगवान गणेश का इस खूबसूरत सी गणेश वंदना के साथ आह्वान करते हैं। इतना कहकर वो दोनों स्टेज से नीचे आ गए और सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सब लोग वही अपने अपने टेबल के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। करण और रिद्धिमा सबसे आगे की टेबल के पास ही बैठे हुए थे। तभी एक स्पॉटलाइट स्टेज के बीचों बीच चल उठी तो सबके सामने मधु लाल रंग के लहंगे चोली और सिर पर चुनरी ओढ़े नृत्य की मुद्रा में खड़ी थी। उसने अपने आधे चेहरे को घूंघट से ढांका हुआ था। तभी गणेश वंदना शुरू हुई और मधु ने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रखी, पूजा की थाल उठाए और नाचना शुरू किया। सुख करता दुख हरता, वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी। सबकी नजरें स्टेज पर ये गणेश वंदना कर रही मधु पर थी, पर किसी को भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर सब उसका डांस देखकर आपस में उसकी तारीफ भी किए जा रहे थे। नाचते हुए मधु ने थाल भगवान के सामने रखी और फिर से नाचने लगी। ऋषभ साइड में एक पिल्लर से टिककर खड़ा शराब पीते हुए मधु को नाचते देख रहा था, पर करण को डांस देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजरें चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मधु को तलाश रही थी और मधु अपनी ही धुन में स्टेज पर नाच रही थी। रोहित आंखें फाड़े उसे डांस करते देख रहा था तो मीरा उसे। तभी करण एंट्री गेट की ओर देखकर मन ही मन बोला, तूने खुद उसे यहाँ आने के लिए मना किया है करण, और अब तेरी नजरें उसे ही तलाश रही है। वो नहीं आएगी और ना ही उसे आना चाहिए। इतना कहकर उसका ध्यान स्टेज पर नाच रही मधु पर पड़ा और बाकी सब की तरह वो भी मधु को नाचते हुए देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। पर तभी उसकी नजर स्टेज पर पड़े चूड़ियों के टुकड़ों पर पड़ी। उन्हें देखते ही करण ने मधु की ओर देखा जो अपनी ही धुन में नाच रही थी। ममता की नजरें भी उन टूटी हुई चूड़ियों पर ही थी। वो मन ही मन बोली, नाचते हुए सारे स्टेज पर घूम ली पर वही नहीं आई जहां मैंने इसके लिए फूल बिछा रखे हैं। ओह गॉड, अगर ये कांच के टुकड़े इस लड़की के पैरों में चुभ गए तो इसे चोट लग सकती है, करण मन ही मन बोला। मधु अपना डांस खत्म करते हुए स्टेज पर गोल गोल घूम रही थी। तभी उसके पैर के तलवे में टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा घुस गया। उसे चुभन तो महसूस हुई पर उसने नाचना बंद नहीं किया। उसके तलवे से खून बहने लगा। ये देखकर ममता बहुत खुश हुई, पर तभी करण भागते हुए स्टेज पर पहुंचा और इससे पहले कि मधु का पैर फिर से चूड़ी के टुकड़े पर पड़ता, करण ने नीचे बैठकर उसके पैर के नीचे अपनी हथेली रख दी। ये देखकर सब शॉक्ड हो गए। मधु ने जैसे ही उसे देखा तो वो घबरा गई। करण ने उसका पैर पकड़कर चूड़ी का टुकड़ा निकाला, जिसकी वजह से उसकी हथेली पर मधु का खून लग गया। करण ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर मधु की ओर देखा तो वो घबराकर वहां से जाने लगी, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। पर करण ने तुरंत उठकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। घूंघट की वजह से उसे सिर्फ मधु के कांपते होंठ ही नजर आ रहे थे। मधु उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। तभी म्यूजिक बंद हो गया और लाइट्स ऑन हो गई। लाइट्स ऑन होते ही करण ने मधु को सीधा खड़ा किया और उसे छोड़ दिया। छूटते ही मधु स्टेज से ड्रेसिंग रूम की ओर भाग गई। मीरा भी उसके पीछे दौड़ी, पर उसके जाते ही करण जोर से चीखा, हिमांशु। उसकी आवाज सुनकर हिमांशु भागता हुए स्टेज पर आया। उसे देखते ही करण ने गुस्से में पूछा, तुम ही इस शादी के वेडिंग प्लानर हो ना? तो ऐसे वेडिंग प्लान करते हो तुम ऐसी लापरवाही के साथ? आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस लड़की के पैर में कांच चुभ गए, उसे चोट लग गई। आई एम सॉरी सर, पर मैंने खुद स्टेज पर आकर सब कुछ चेक किया था। मुझे सच में नहीं पता
कि ये चूड़ियों के टुकड़े यहाँ कैसे और कब आए। हिमांशु की बातें सुनकर करण गुस्से में भड़का, ये सब साफ करवाइए अभी और इसी वक्त, और ध्यान रखिएगा कि जब तक ये सब साफ नहीं हो जाता कोई भी स्टेज पर न जाए, और उस लड़की की ड्रेसिंग भी करवाओ। मैं अभी करवा देता हूँ सर, सॉरी। इतना कहकर हिमांशु वहां से चला गया और उसने तुरंत अपने वक़्त से वहीं खड़े होकर सब साफ करवाया। करण ने उस ओर देखा जिस ओर मधु गई थी और मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो लड़की मधु थी। ये छुअन तो मैंने उसी को छूते वक्त महसूस की है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो तुरंत उस ओर जाने लगा जहां उसने मधु को जाते देखा था, पर तभी ममता उसे रोकते हुए बोली, करण तुम कहाँ जा रहे हो? आओ तुम्हें रिद्धिमा के मामा जी से मिलवाती हूँ, वो कब से तुमसे मिलना चाह रहे थे। जी, करण मेकअप रूम की ओर देखकर बोला और फिर ममता के साथ चला गया। मधु मेकअप रूम में कुर्सी पर बैठी थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मीरा भागती हुई उसके पास आई और उसने उससे पूछा, मधु तू ठीक है? मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। स्वीटी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और मधु की चोट पर डेटॉल लगाने लगी, पर मधु उसका हाथ पकड़कर बोली, स्वीटी मैं खुद कर लूंगी, छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। पर मधु खून बह रहा है। तभी पास खड़ी श्रुति बोली। मधु मुस्कुरा दी और स्वीटी के हाथ से डेटॉल लेकर अपनी चोट पर लगाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है मैम, बस कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे सुई चुभी हो, और वैसे भी करण सर ने कांच का टुकड़ा निकाल दिया है और अब तो दर्द भी नहीं हो रहा है। मीरा ने जमीन पर बैठकर उसका पैर देखा और गुस्से में बोली, अगर तू ठीक है तो फिर जल्दी से चेंज कर ताकि हम संगीत में जा सके, और प्लीज अब कोई ड्रामा मत करना। मीरा प्लीज समझने की कोशिश कर, मैं संगीत में नहीं आ सकती। ये सुनकर मीरा गुस्से में उठकर खड़ी हो गई। तो ठीक है, मुझे भी किसी की संगीत सेरेमनी अटेंड नहीं करनी, हम दोनों अपने कमरे में चलते हैं, चल। मधु भी उठकर खड़ी हुई। नहीं मीरा, तू यही रुक और संगीत का फंक्शन अटेंड कर, तुझे मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे न आने की वजह तू अच्छे से जानती है, फिर भी ये सब कह रही है। जानती हूँ इसलिए ये सब कह रही हूँ। मैं तेरे साथ यहाँ आई हूँ तो तेरे साथ ही रहूंगी। अगर तू संगीत में नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे भी यहाँ रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी रोहित और ममता आंटी को बताकर आती हूँ, वरना वो हमारे लिए परेशान होंगे। इतना कहकर मीरा वहां से जाने ही लगी थी, पर तभी हिमांशु वहां आकर बोला, मधु तुम इस फंक्शन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें यहाँ रुकना होगा, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी स्टेज पर हुआ उसकी वजह से करण सर ने मुझे बहुत सुनाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब संगीत के फंक्शन में कुछ भी गड़बड़ हो और मेरी कंपनी की इमेज खराब हो। अब हमें फंक्शन पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी ताकि फंक्शन खराब ना हो। तुमने भले ही आज से ज्वाइन किया हो, पर अब तुम भी मेरी टीम का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारी भी जवाबदारी बनती है कि यहाँ रुककर अपना काम करो। हिमांशु की बातों ने मधु की परेशानी और बढ़ा दी। ठीक है सर, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ, मुझे चेंज करना पड़ेगा। मधु के इतना कहते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब जल्दी से रेडी होकर फंक्शन में पहुंचो। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो हिमांशु श्रुति से बोला, श्रुति तुम और स्वीटी मेरे साथ आओ। यस सर, दोनों उसके साथ चली गई। उनके जाते ही मधु ने फर्स्ट एड बॉक्स से एक बैंडेड निकाली और उसे अपने पैर के तलवे पर लगाते हुए बोली, मीरा तू जाकर फंक्शन अटेंड कर, मैं तैयार होकर आती हूँ। तू पक्का आएगी ना? मीरा ने पूछा। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा, अब तो जा। तभी रोहित वहां आ गया और उसने परेशान होकर मधु से पूछा, मधु तुम ठीक हो? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। रोहित ने बहुत प्यार से उसकी एक बांह पर हाथ रखा और बोला, आई एम सो सॉरी मधु। रोहित तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है और मैं ठीक हूँ। तुम मीरा को लेकर संगीत में जाओ, मैं बस आ रही हूँ। रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा ने फिर से मधु को गले लगाया और रोहित के साथ चली गई। इधर करण उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो स्टेज पर नाच रही थी। वो मन ही मन बोला, क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे यही कह रहा है कि वो तुम ही थी मधु, तुम ही थी, क्योंकि तुम्हें पहचानने में मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। मुझे मेकअप रूम में जाकर देखना चाहिए। वो उठकर मेकअप रूम की ओर बढ़ने ही लगा था, पर तभी एनी स्टेज पर आकर बोली, इतनी खूबसूरत वंदना के बाद हम आज के संगीत का शुभारंभ करते हैं, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि करण भैया और रिद्धिमा भाभी
दोनों स्टेज पर आकर हमें ये बताए कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। एनी के इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और उसने स्टेज की ओर देखा। सब लोग भी उसकी ओर ही देख रहे थे, इसलिए करण को ना चाहते हुए भी स्टेज की ओर जाना पड़ा। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंचा तो रिद्धिमा ने अपने दोनों हाथों से उसकी बाह पकड़ ली। करण ने तुरंत रिद्धिमा की ओर देखा। उसे रिद्धिमा का यूं उसकी बाह पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ना चाहते हुए भी उसे मुस्कुराते हुए उसके साथ स्टेज पर आना पड़ा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।